ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। बी नॉट। यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है। 4 मीटर 3 मीटर। सी पॉइंट पे आपने हिंस किया हुआ है, इसको मैं इस डायरेक्शन में रोटेट। फाइंड वी ए माइनस वी बी। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। किसी खाया? सर बस दो। सर 9/2 बी नॉट ओमेगा। हम्म, सही है। देखिए कल मैंने बताया था कि जब भी हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक पॉइंट आपके क्या होना चाहिए, हिंज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके निकालिए। वी ए वी बी निकालना है तो हम लोग क्या करें, वी ए माइनस वी सी निकालें और वी बी माइनस वी सी निकालें। ठीक। तो अगर मैं वी ए माइनस वी सी निकालता हूँ तो वी ए माइनस वी सी, ये डिस्टेंस कितनी है? 5। ठीक है। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। और वी बी माइनस वी सी, बी ओमेगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 4.5 बी नॉट ओमेगा। ये आंसर है। क्लियर है? नोट कीजिए फिर नेक्स्ट पे आए।
नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसका मेन इम्पोर्टेंस है, जब हम लोग ये पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो आपको वैसे भी याद ही रखना है। मैंने कहा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां पे अगर मैं किसी भी लूप को रखूंगा तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और यहाँ पे आपने किसी रिंग को रखा है, ये रिंग है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ये मान लीजिए करंट इंड्यूस हुआ। अब करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, अगर करंट इंड्यूस हो रहा है किसी भी लूप में, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से समझा गया कि अगर मैंने कहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी भी रिंग को रखा तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस हो रहा है इसका मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से समझूं कि अगर किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएं। ठीक है, किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाऊं तो उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो, करंट वही है आपका, सेम चीज। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने क्या कहा, करंट फ्लो कर रहा है लूप में। तो इसको दूसरे तरीके से समझिए, यहाँ पे आपने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपका मूव कर, मतलब कि चेंज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका चेंज करेगा तो क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा लूप के अंदर। तो आप इसको दूसरे ढंग से समझिए कि करंट इंड्यूस हो रहा है, तो मैं करंट की जगह बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। अगर करंट अगर आपके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपने कहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। अब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगाता है? चार्ज पार्टिकल सर रेस्ट नहीं। पे नहीं, क्योंकि सिंपल क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। हम्म, ठीक है, रेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। select, ठीक है, तो आपने कहा कि अगर किसी भी रेस्ट से चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, उस पर सिर्फ फोर्स लगाएगा आपका कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यही कहा, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी वो किस डायरेक्शन में लगाएगी, डायरेक्शन बताइए फोर्स का। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड? नहीं सर, अपवर्ड अपवर्ड।
अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए सर। इनवर्ड मतलब कि सेंट्रीपिटल है। नेगेटिव चार्ज है ना, वी हाँ। इस डायरेक्शन में क्रॉस बी करेंगे तो थंब आ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तभी तो ये सर्कल कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक। ठीक है। तो अगर मेरे को यही पता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करूं और चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो पार्टिकल हमेशा क्या करता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट से आपने समझा क्या। एक रिंग था जिसको आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुए इसका मतलब आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। ठीक है। अब उल्टा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स रिंग में है। ठीक है। शुरुआत में तो रेस्ट पे थे, उस रिंग को उठा के मैंने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, करंट इंड्यूस हुआ ना। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट हुआ। तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे किया। और रेस्ट चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है। ठीक है। तो आपने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपने कहा इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सर्कुलर आ रही है। तभी तो रेस्ट वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकेगी। शुरुआत में तो रेस्ट ही पे था इलेक्ट्रॉन, करंट इंड्यूस हुआ मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड तो करवा नहीं सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे थे। तो उसको मूव करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कल में मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स हुई ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग पे। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। यही मैक्सवेल कहता है। डिस्प्लेसमेंट करंट यहीं से आया था, इसी कॉन्सेप्ट के कारण। Yeah. आगे। अब इसी में आप लोग क्या लिखते हैं कि ये आपने देखा कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है। आप लोग मैक्सवेल में लिखते हैं ना एक चीज, मैक्सवेल में ये लिखते हैं E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, याद है। नहीं, चार इक्वेशन अपग्रेड की थी मैक्सवेल ने। ई डॉट डी एल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, भूल गया फॉर्मूला। ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ई डॉट डी एल पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग लूप में मूव कर रहे हैं। अगर एक लूप में मूव करेंगे तो उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे ना जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इस लूप में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि वो कितना होता है, जीरो। छोड़े छोड़े भूल जाइए, ये ऐसे मैंने
थोड़ा सा समझाने के लिए मैक्सवेल में ऐसी बातें जो करता है वो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस जो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कॉइल है, कॉइल में अगर मैं सिंपल क्या करूं, पावर सप्लाई दे दूं, पावर सप्लाई देता हूं तो उसको कॉइल, जैसे मान लीजिए हीटर है, हीटर में आपके कॉइल्स लगे रहते हैं, और जैसे ही मैं पावर सप्लाई देता हूं तो उसमें उसको फुल्ली ग्लो होने में टाइम लगता है ना। और उसकी वजह से पावर सप्लाई ऑफ भी कर देता हूँ तो उसको फुल्ली डिम होने में भी टाइम लगता है, 2-3 मिनट का टाइम। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे समझ में आए कि इंडक्टर क्या करता है। शुरुआत में अगर मैं जैसे ही पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ तो करंट तो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पहले जीरो करंट था इंडक्टर में, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने पावर सप्लाई ऑफ किया तो मैंने कहा कि इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करूंगा तो करंट की वैल्यू तुरंत जीरो हो जानी चाहिए। ठीक, लेकिन वो दोनों केस में करंट को शुरुआत में वो राइज नहीं करने देता और बाद में वो करंट को ड्रॉप नहीं करने देता। तो एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आई कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है आपका, सडन राइज एंड सडन ड्रॉप ऑफ करंट को अपोज करता है। लिख लीजिए, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस सडन राइज एंड सडन ड्रॉप ऑफ करंट। तो मान लीजिए इंडक्टर है, करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक, करंट राइज हो रहा है तो अभी आपने क्या कहा कि इंडक्टर क्या करेगा, इस राइज ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको अपोज कब करेगा, जब मैंने कहा कि जो इंडक्टर है एक ऐसा करे कि इसको अपोज करने के लिए एक बैटरी बना दे खुद में, तभी तो इनकमिंग करंट को अपोज कर पाएगा। लॉजिकली सोचिए, इनकमिंग करंट आ रही है तो इसने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया अपने चारों तरफ, और ईएमएफ इंड्यूस किया तो इसके कारण जो करंट आएगा, इंडक्टर के कारण जो आ रहा होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तभी तो इनकमिंग करंट को ये अपोज कर पाएगा। इनकमिंग करंट ऐसे आ रही है तो इंडक्टर ने क्या किया, खुद का ईएमएफ जनरेट किया तो इसको अपोज करने लगा इनकमिंग करंट को। ठीक, तो इसी को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपने कहा कि जब भी करंट राइज होगा या करंट ड्रॉप होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, खुद में एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेगा, और जो खुद में ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। इसको हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। माइनस साइन क्या बता रहा है कि डी आई ओवर डी टी को ये हमेशा अपोज करेगा। अगर डी आई ओवर डी टी पॉजिटिव होगा, मतलब कि राइज कर रहा होगा, तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर डी आई ओवर डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको क्या कर रहा होगा, सपोर्ट करेगा ताकि वो इंक्रीज होने की कोशिश करे। और ये एल जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इस एल को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। और एक चीज और आपने पढ़ी थी, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी, है ना। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। अब यहाँ पर ई इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ, माइनस साइन तो आपका सिर्फ इसका डायरेक्शन बताता है। तो मैं ई इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी लिखूँ तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे ई डी टी इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन, तो ई डी टी आपको क्या देगा, टोटल फ्लक्स। उसी तरीके से ई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई, इस वाले से। ठीक, तो ई डी टी यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, एल इंटू आई। ठीक, इन दोनों से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू फाई टोटल इज इक्वल टू एल इंटू आई। देखिए, फर्स्ट और सेकंड से फाई टोटल इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब यहाँ पे अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूँ,
L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, या मैं सिंपल लिखूँ EMF डिवाइडेड बाई DI ओवर dt। वही उसी फॉर्मूले से आया, E इज इक्वल टू L DI ओवर dt से, E डिवाइडेड बाई DI ओवर dt। ये पहला टाइप हो गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सब चीजें दी होंगी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। आपको फ्लक्स दिया हुआ, करंट दिया हुआ, से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब हम लोग सोलोनॉइड के बारे में बात करते हैं। ये आपका सोलोनॉइड है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं थियरी में। ये मान लीजिए सोलोनॉइड है, इसका रेडियस आपने मान लिया R है, ठीक, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे मान लीजिए करंट I फ्लो कर रही है, B इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट बताइए। इसके टर्म्स में बताना है। सब म्यू मैग्नेटिक फील्ड नॉट होता म्यू नॉट एन आई। है, नॉट NI, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। अब फ्लक्स कितना होगा एक लूप में, फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए, बी ए कॉस थीटा, तो B फ्लक्स इन वन लूप, B म्यू नॉट NI इंटू एरिया, एक लूप का एरिया कितना है, πr², तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक लूप इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू नॉट NI इंटू πr², टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N इंटू L, ठीक, तो ये कितना आ रहा है, म्यू नॉट N² इंटू I πr² इंटू L। तो अगर आप यहाँ पे देखें πr² इंटू L, πr² मतलब एरिया इंटू टोटल लेंथ, तो ये तो वॉल्यूम आ गया, ठीक, तो यहाँ पे आपका जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, फाई टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट N² इंटू I इंटू वॉल्यूम कैपिटल V। फाई डिवाइडेड बाई करंट क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N² इंटू वॉल्यूम। म्यू नॉट तो तब लेते हैं जब एयर होता है, अगर एयर के अलावा अगर मैं बीच में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक मटेरियल लूँ और इस पे कॉइल लगा दूँ, तो मीडियम चेंज कर दिया ना, मीडियम चेंज करने से तो हम लोग क्या लिखते हैं, जनरलाइज कर रहा हूँ इसे को, L इज इक्वल टू नॉट इंटू म्यू आर N² इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे है, जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, N²। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, 5-10 मिनट और। नेट का कोई भी शेड्यूल या कुछ आता है न्यूज़ तो मेरे को बता दीजिएगा, आप लोग तो 24 घंटे देखते रहते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो मेरे से पहले जानकारी आप ही लोगों को मिलेगी, क्यों अर्जुन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एनर्जी इन इंडक्टर क्या होता है,
इंडक्टर में एनर्जी Li², हाफ हाफ Li, एल आई स्क्वायर। हाफ ठीक है, Li²। तो एक चीज को याद रखिएगा, जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। एक क्वेश्चन, ये इंडक्टर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी। यहाँ पे दिया हुआ करंट आपका डिक्रीज कर रहा है, डी आई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट -4 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पे तो देखिए मैंने माइनस साइन दे दिया, आगे मैंने माइनस साइन नहीं दिया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करंट टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डी आई ओवर डी टी माइनस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया तो अब ले लेंगे खुद से, क्योंकि करंट टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड वी ए माइनस वी बी। चलिए जल्दी से बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सर 8। पक्का? देखिए इंड्यूस ईएमएफ, अभी आपने देखा इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई व डी टी। अच्छा लॉजिकली सोचिए, करंट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, करंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करे तो इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, कब कर सकता है, जब इंडक्टर में ईएमएफ ऐसा हो जाए, सपोर्ट करेगा ना करंट को, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उसी डायरेक्शन में वो ईएमएफ को इंड्यूस करे, ताकि सपोर्ट करने लगे। ठीक है, अगर सपोर्ट करेगा तो बताइए कौन सा पोटेंशियल ज्यादा, ए या बी? बी। बी। लेकिन हमसे पूछा गया वी ए वी माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कितना होता है, एल डी आई ओवर डी टी, एल की वैल्यू कितनी है 2, और डी आई ओवर डी टी कितना दिया 4, तो सिंपल कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे दोबारा से साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग से निकाला है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, कुछ भी दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, तो -2 इंटू डी आई ओवर डी टी। डी आई ओवर डी टी आपको कितना दिया हुआ है, 4। माइनस साइन आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये देखिए डी आई ओवर डी टी में लगा चुके हैं, दो दो बार साइन मत लगा दीजिएगा। आ रहा समझ में? क्या आपने कहा कि सर माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है, माइनस तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, कि अगर डी आई ओवर डी टी इंक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दिया, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दिया, मतलब कि अपोजिट होगा डी आई ओवर डी टी के, तो फिर से दोबारा मत लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, तो डी आई ओवर डी टी कितना दिया हुआ है, 4। सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कीजिएगा डी आई ओवर डी टी की जगह। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, एक और तरीका, जो समझ में है वो समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, भूल जाइए सब कुछ। E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल डी आई ओवर डी टी। ठीक, एल की वैल्यू कितनी है, 2। डी आई ओवर डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, डिक्रीज, -4, -8 वोल्ट। जो समझ में आए एक ही तरीका अपनाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तीनों तरीकों पे मत जाइएगा, मैं तीनों लिख लेता हूँ। जो समझ में आए सिर्फ वो तरीका अपने कॉपी में लिखे और उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, क्योंकि आपको ही पता है प्लस माइनस में माइनस हो जाएंगे मार्क्स। जो भी समझ में आए, तीनों में से जो समझ में आए वो लिख लीजिए, लेकिन कोई एक तरीका लिखिएगा, तीनों मत लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा तरीका।
नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन कीजिए, सही बताइएगा आंसर। ये इंडक्टर है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। डी आई ओवर डी टी आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर पर सेकेंड। पॉजिटिव दिया मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। एल इज इक्वल टू 2 हेनरी। वी माइनस वी बी। एक इधर गलत नहीं आना चाहिए। और एक और क्वेश्चन, एक कॉइल है, ए बी, डी आई ओवर डी टी आपको दिया हुआ है पॉजिटिव 2 एम्पियर पर सेकेंड। करंट आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। एल इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 हेनरी। वी ए माइनस वी बी। पहले सेकंड वाला बताइए, फिर फर्स्ट वाला कीजिए। सर 32। सेकंड वाले का ये वाले का 20 आ रहा पास है। ऊपर वाले का। सर 20 नहीं, गलत है। तो 20 सेकंड वाले का 20। नहीं, फर्स्ट वाले का 20। हाँ करेक्ट है। कितना आ रहा है? 10 सेकंड वाले का। सही है, माइनस। सही है 10। देखें, सेकंड वाले को पहले देखते हैं। सिंपल, करंट आपका राइज कर रहा है, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ। करंट राइज करे तो उसको अपोज करेगा ना इंडक्टर। अपोज करेगा तो ईएमएफ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ईएमएफ ऐसा होगा, अब जल्दी से लगा लीजिए क्वेश्चन। ए वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो ए पोटेंशियल तो छोटा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एल की वैल्यू 5 और डी आई वो डी टी दिया हुआ 2, 10। माइनस में, माइनस में। क्लियर है? अब फर्स्ट वाले में देखिए, करंट आपका राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और करंट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये ईएमएफ ऐसा होना चाहिए, अपोजिट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एल डी आई ओवर डी टी, मतलब कि एल की वैल्यू है 2 और डी आई ओवर डी टी है 3, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। 6। करंट आपका राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस। अब कीजिए जो आपने पढ़ा था, केवीएल। वी ए प्लस से माइनस, -6 प्लस से माइनस, -10 प्लस से माइनस, -2 × 2 4 इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। क्लियर है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? फॉर्मूला। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हाँ, लिख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सर वो एनर्जी कब डेंसिटी, होता है जब इंडक्टर ओपन सर्किट कर देता है? क्या क्या क्या? इंडक्टर ओपन सर्किट कर देता है। लाइक सर जब सर्किट क्वेश्चन से आते हैं उसमें इंडक्टर को अच्छा ओपन अच्छा, लेते हैं। अभी वो आ रहा हूँ, एल आर सर्किट आऊँगा ना इसके बाद, तो बता दूंगा।
एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. और एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर. मान लीजिए कि एलसी ऑसिलेशन मतलब कि दोनों एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है, दोनों एनर्जी आपस में इक्वल है. ठीक. अगर दोनों एनर्जी आपस में इक्वल होंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट यही आएगा. और ये क्या होता है? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. अब आते हैं एलआर सर्किट. जैसे आरसी सर्किट पढ़ा था वैसे आरएल सर्किट पढ़ रहे हैं हम लोग. सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे लॉजिकली सोचिए, आरएल सर्किट में ये आर ये एल, आपने इसमें एक स्विच लगाया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया. मैं स्विच को जैसे ही क्लोज करूंगा, स्विच को क्लोज करूंगा तो करंट तो तुरंत फ्लो करना स्टार्ट होगा. तो करंट जब फ्लो करना स्टार्ट होगा, शुरुआत में इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था क्या? नहीं, ओपन था ना. तो शुरुआत में इंडक्टर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था. तो जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इंडक्टर क्या करेगा? करंट को फ्लो नहीं करने देगा. फ्लो नहीं करेगा तो शुरुआत में इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट. और जैसे ही आपने हीटर को ऑन करके छोड़ दिया, 5 मिनट के बाद देखते हैं वो फुल्ली ग्लो हो जाता है. फुल्ली ग्लो हो गया इसका मतलब इंडक्टर में जो करंट है वो स्टेडी स्टेट हो चुकी है. ठीक है. तो हम लोग कहते हैं एट इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट. लिख लीजिए इसी में, ये फिगर बनाइए और 2 पॉइंट लिखिए. एट टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एंड एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट. इसका जस्ट अपोजिट किस में होता है? कैपेसिटर में. शुरुआत में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है जब उसकी चार्जिंग हो रही होती है, और बाद में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर जाए तो फुल्ली चार्ज हो जाता है. इंडक्टर जस्ट अपोजिट. अब ये बताइए, यहाँ पे जो करंट है वो राइज हो रहा होगा. करंट धीरे धीरे बढ़ेगा ना, शुरुआत में कोई करंट नहीं थी. तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे कैपेसिटर में जैसे धीरे धीरे चार्ज होता है, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻ वैसे यहाँ पे इंडक्टर में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई नॉट 1 - e⁻t. सेम चार्ज की जगह करंट आ गया. और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? वहां पे होता है आर इंटू सी, यहाँ पे होता है एल अपॉन आर. क्लियर है? बस इतना याद रखिए. इससे ज़्यादा डिटेल में कैसे कैसे आ रहा है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और यहाँ से क्वेश्चन रियली पूछा है, लेकिन थियोरी में पूछा जा सकता, न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है. आरसी सर्किट पाया एक दो बार. अब आते हैं लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपल होता क्या है, लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है और उसके बगल में दूसरा कॉइल रखा हुआ है. ठीक है. और जो पहले कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था उसमें करंट आपका वेरिएबल था. अगर इसमें करंट वेरिएबल होगा तो इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो दूसरे कॉइल को टच कर रही होगी, मतलब कि कट कर रही होगी. अगर पहले वाले कॉइल में जो करंट है वो आपका वेरिएबल है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो भी वेरिएबल होगा. और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कट कर रहा है? दूसरे वाले कॉइल को कट कर रहा है. तो करंट तो आपने पहले वाले में फ्लो करवाया था, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? दूसरे वाले में क्या हुआ? करंट फ्लो करने लगा. ये तो होता है किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करे तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है.
ठीक है। तो आपने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो करवाया। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या थी, आपकी वेरिएबल। अगर वो वेरिएबल होगी तो उससे कारण जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी वेरिएबल होगा। और वो वेरिएबल फ्लक्स किसको कट कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल को। और सेकेंडरी कॉइल को अगर किसी भी टाइम वेरिंग फ्लक्स में रखें तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो करंट आपने पहले में फ्लो करवाई थी, उसके कारण क्या हो रहा है, दूसरे में फ्लो करने लग जा रही है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है। सेल्फ इंडक्टेंस को भी आपने कैसे डिफाइन किया था, सेल्फ इंडक्टेंस को फाई टोटल डिवाइडेड बाई आई, ये था ना। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी एक चीज को याद रखेंगे दूसरी चीज अपने आप ही होने लगेगी। जब एल लिख रहे थे तो एल इज इक्वल लिख रहे थे फाइव टोटल डिवाइडेड बाई आई, याद है, अभी फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखूंगा एम, तो एम इज इक्वल टू फाइव। फाइव कौन सा, सेकेंडरी कॉइल को जो कट कर रहा होगा ना फ्लक्स, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल को कट करने वाला फ्लक्स किसके कारण आया, कौन से करंट के कारण, प्राइमरी के कारण। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं आया। वहां पे ईएमएफ लिखते थे ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे भी ईएमएफ लिखेंगे, लिखेंगे माइनस एल की जगह म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी आई ओवर डी टी की जगह प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट। क्लियर है। सीरीज में इंडक्टर कैसे लिखते हैं, ये L1 है, ये L2 है, तो L इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2। अगर ये L1 है और ये L2 है पैरेलल में, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। EMI कंप्लीट। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि नहीं आया नीट, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करके नहीं करना चाहता। लेकिन फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, अगर बाई चांस आया तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अगर इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं, पहले लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस आपका ऐड होता है। क्लियर है। यस। आपका ये कंप्लीट हो गया। तो कल हम लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ईएम वेव्स की। फिर वो उस पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आज ही कर दूंगा शाम तक, ठीक है। तो उस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। अब वैसे आप लोगों के पास होंगी, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बुक में भी ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ आपका 3-4 पेज का होता है, और मैंने भी वैसे ही बनाया नोट्स, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसी को लिखे मैंने। तो इसके एक बार लिखे रहेंगे तो ताकि मैं जब ईएम वेव्स पढ़ाऊँ तो मैं सिर्फ पॉइंट्स को रीड करता जाऊँ, आप लोग लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो 15-20 मिनट में ईएम वेव्स खत्म हो जाएगा। और एक दो न्यूमेरिकल करवा दूंगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है ईएम वेव से, और बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है वो, लेकिन गलती आप लोग कर देते हैं कहीं ना कहीं उसमें। और उसके बाद एक आपका रह जाएगा एसी। तो एसी की शीट भी कल ओपन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 4-5 चीज़ें जो फॉर्मूले हैं बस वही बताऊंगा, इसके अलावा क्यों क्या कैसे आया है वो सब नहीं। उसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल में वो समझा दूंगा 2-3 न्यूमेरिकल करके। और आपको आराम से समझ आ जाएगा कि हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले को बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये आएगा तो ये अप्लाई करना है, ये आएगा तो ये अप्लाई करना है, ठीक। तो कोशिश यही करेंगे कि कल हम लोग दोनों चीज़ें खत्म कर लें। आप लोगों का बायो अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या सिलेबस। सर रिवीजन करा रहे हैं शायद सर। मसूद सर, मसूद सर। हाँ, वही शायद रिवीजन करवा रहे हैं। अरे कोई तो कर रहा होगा क्लास, कोई नहीं कर रहा है क्या। तो हम लोगों का तो हुआ नहीं, अभी नेक्स्ट अरे बैच नहीं, वालों का। क्रैश वालों को तो चल रहा है, आप लोगों का तो डेट है।
आप लोगों की ज्वाइनिंग ही उसी हिसाब से हुई थी कि जुलाई 30 तक खत्म होगा सिलेबस। यस। हाँ, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। जुलाई 30 को खत्म कीजिए, 1 तारीख को पेपर दीजिए। ठीक है, जितनी चीजें होंगी उस पर आप लोग कमांड रखने की कोशिश कीजिए, जो जो चीजें होती जा रही हैं। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का रिवीजन हो रहा है तो ठीक है, 10 बजे रखते हैं। केमिस्ट्री हो गया खत्म? यस। केमिस्ट्री हो गया आप लोगों का? ठीक है, चलिए पहले कल हम लोग एसी खत्म करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम होगा तो सैटरडे को 3 घंटे की क्लास एक्सटेंड कर देंगे। सर उसमें ऑप्टिक्स वो नहीं थी फॉर्मूला शीट, तो आप भेज देना। नहीं है ऑप्टिक्स की? नो रमा सर। आप है? अच्छा, ठीक है रमा, आप अगर होगा आपके पास तो एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ऑप्टिक्स वाली। ओके सर। फॉर्मूले याद करने स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे कल ही हम लोगों का ईएम वेव्स और एसी दोनों खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि ईएम वेव्स की शीट मैंने भेज दी और आपने पढ़ा ही नहीं। मैं बाबा बोल रहा हूँ, आता है तब भी पढ़िए। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है, पता है? ड्रॉपर बैच में सबसे बड़ा गुस्सा मेरे को इसी बात पे आता है कि मुझे तो आता है।